अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे संकेतों से मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा में G7 की बैठक के बीच में उसे छोड़कर वापस अमेरिका पहुंच रहे हैं। देखिए, वैसे तो ट्रंप ने अमेरिका फौरन लौटने की वजहों को खुलकर नहीं बताया है, लेकिन ईरान के परमाणु इरादों पर उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। इस बीच इजराइल की सेना ने भी कहा है कि उसके हमलों में कम से कम ईरान के 10 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा है कि वो अपने हमलों से न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं पैदा करना चाहता है। मैं आपको दिखाती हूं कि ईरान की किन परमाणु साइट्स पर, इससे आप पूरा समझ जाएंगे किन परमाणु साइट्स पर इजराइल का अभी तक अटैक हुआ है। नतांज सबसे ज्यादा इसी की चर्चा है। जो 3 बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स है, उसमें नतांज की चर्चा सबसे ज्यादा है। नतांज ये ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बेस है। वहां पर इजरायली हमले में 2 इमारतें नष्ट हुई हैं, बिजली आपूर्ति और बैकअप तबाह हुआ है। अब देखिए, परमाणु वॉचडॉग IAEA ने भी नतांज में असर पड़ने की बात पर स्वीकारी है, एक तरह से बात कही है। ईरान के जो इफहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है उस पर भी हमला हुआ है। ये दूसरा उनका टेक्नोलॉजी सेंटर है। वहां 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की दूसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है, वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो कुल मिलाकर 3 अलग अलग साइट्स कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हमने आपको बता दिया है, नतांज जो न्यूक्लियर बेस है उनका। लेकिन ये कैसे संकेत दे रहा है, इजराइल ने ये जंग क्यों छेड़ी है? क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान जब तक अपने न्यूक्लियर बेसिस को पूरी तरह से बंद नहीं करता है, ठप नहीं करता है, वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। इजराइल को किसकी बैकिंग मिल रही है? अमेरिका की। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया, या तो अपने न्यूक्लियर बेसिस को हमेशा के लिए ईरान बंद करे, खत्म करे, या फिर ये जंग आर पार की होगी। अब ईरान के बुशर और अराक न्यूक्लियर साइट्स भी अभी इजरायली हमले की पहुंच से थोड़े दूर हैं। वैसे ईरान इजराइल युद्ध में तबाही इजराइल में भी हुई है, लेकिन ट्रंप के संकेतों और इजराइल के पक्ष में खुलकर G7 नेताओं के बयान ने मिडिल ईस्ट में ईरान का संकट बढ़ा दिया है। तो आज हल्ला बोल का मुद्दा यही होगा कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग में कूदेगा अमेरिका, और अगर अमेरिका कूदता है तो इसके संकेत पूरे विश्व के लिए क्या होंगे? क्या G7 से सीधे मिडिल ईस्ट वॉर रूम पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? लेकिन बहस की शुरुआत करने से पहले हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, और रिपोर्ट के बाद आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं इस वक्त विश्व में जो खुलकर ईरान के साथ हैं मुस्लिम बिरादरी के नाम पर, कौन कौन है जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं, किसके पास कितने न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं, ईरान के पास क्यों परमाणु हथियार होने पर पूरा विश्व डरा हुआ है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या ईरान इजराइल का यह युद्ध अब और बड़ा होने जा रहा है? दोनों ओर से लगातार जारी हमलों के बीच क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में सीधी दखल की हो सकती है? क्या कनाडा में G7 बैठक बीच में छोड़कर अमेरिका लौटने का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान युद्ध से सीधा ताल्लुक रखता है? सुनिए अमेरिका लौटते हुए कैसे ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया और कहा सीज फायर नहीं, ईरान के परमाणु हथियारों का अंत ही लक्ष्य है। इस बयान के पहले अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उस बयान का खंडन किया है जिसमें मैक्रों ने कहा था कि सीज फायर के लिए ट्रंप अमेरिका लौटे। ट्रंप के मुताबिक उनके अमेरिका लौटने की वजह सीज फायर से बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप बीते दिनों कई बार कह चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। G7 देशों के नेताओं का साझा बयान भी इजराइल का समर्थन करता है और ईरान की परमाणु हथियार हासिल करने की क्षमता का सीधा विरोध करता है। ऐसे में क्या ईरान इजराइल की लड़ाई में सिर्फ यही दोनों देश नहीं बल्कि अन्य शक्तियों की भी भागीदारी हो सकती है? जो G7 का स्टेटमेंट उसमें डीएस्केलेशन मेंशन जरूर किया है, लेकिन उसमें कोई रोड मैप उन्होंने नहीं निकाला है कि कौन लीडरशिप इसकी लेगा। वर्ल्ड वॉर 3 तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जिस तरह से बढ़ रही है और अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में जो अस्थिरता बन रही है, अगर उसको कोई मॉडरेट करने वाला नहीं है, दुनिया धड़ों में बढ़ती जा रही है और उनको पाटने वाला कोई इस समय है नहीं। ईरान इजराइल युद्ध का ये 5वां दिन है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमलों से बड़ी तबाही मची है।
5 दिनों में इजराइल ने दूसरी बार ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मार दिया। ईरान के सीडीएस अली शादमानी इजरायली स्ट्राइक में मारे गए। युद्ध के पहले दिन भी शादमानी से पहले ईरानी सेना के सर्वोच्च कमांडर रहे गुलाम अली राशिद को इजराइल ने ढेर किया था। ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव भी हमलों से हिल गई है। इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू बड़ा चैलेंज है। 110 भारतीय ईरान की सीमा क्रॉस करके आर्मेनिया पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ईरान के कौम शहर पहुंचे हैं। ईरान इजराइल का ये युद्ध दुनिया को अशांति के नए दौर में ढकेल सकता है। तेल कीमतों पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन ये युद्ध अगले कुछ दिनों में किस मोड़ पर खड़ा होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम से तय होगा। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। ये ट्रंप के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको जरा हम दिखाना चाहते हैं कि कौन किसके साथ है। इजराइल की तरफ आप नेतन्याहू को देख रहे हैं, तो खामेनेई को ईरान की तरफ। ऐसे में इजराइल के साथ अमेरिका, सऊदी अरब, जर्मनी, यूएई, जॉर्डन, ये तमाम देशों, देखिए G7 में भी तमाम देशों ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है। वहीं ईरान, अगर आप देखें तो मुस्लिम बिरादरी के नाम पर वो इराक, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, लेबनान, ये तमाम देश उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। और अगर इस तरह से अलग अलग खेमों में विश्व बढ़ता हुआ दिख रहा है ईरान के न्यूक्लियर पावर के मुद्दे पर, तो ये अपने आप में कितना बड़ा संघर्ष है। और क्यों ये मुल्क मानते हैं, क्यों अमेरिका खुल के कहता है, क्यों इजराइल खुद के कहता है कि नहीं, न्यूक्लियर पावर जो है वो ईरान के पास नहीं होना चाहिए, तो वो भी हम आपके सामने आज रखने वाले हैं, क्योंकि हम मैप पर अब आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर ये ईरान क्यों नहीं। तो ये आप देख रहे हैं इन तमाम लोकेशंस हैं इन तमाम देशों की। ऐसे में नहीं बनना चाहिए अगर न्यूक्लियर पावर ईरान को, तो क्यों? ईरान पर लंबे समय से आतंकी संगठनों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोहियों को मदद का आरोप है। वो इन समूहों को क्या क्या देते हैं, हथियार देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, आरोपों के मुताबिक उनकी फंडिंग करते हैं, वित्तीय सहायता देने का आरोप है ईरान पर। आतंकी फंडिंग का उपयोग क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने के लिए फैलाना होता है और इजराइल को खास तौर पर पूरी तरह से चारों तरफ से घेरने के लिए। एक तरफ अगर आप लेबनान से हिजबुल्लाह देखते हैं, आप इधर से अन्य देशों से, चाहे आप हमास को गाजा में सपोर्ट करते हैं, ये एक प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगता है। और इसी के साथ ये आरोप भी है कि चाहे वो इजराइल हो, सऊदी अरब हो, विदेशी दूतावास हो, कई जगहों पर ऐसे कई संगठनों का नाम आया है जिनकी फंडिंग आरोप के मुताबिक ईरान करता है। तो ऐसे में अगर आप इसको मैप को पूरा बहुत करीब से देखेंगे तो हमास का समर्थन करने का आरोप गाजा में लगता है। इसी के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के समर्थन का आरोप लगता है। ये तमाम ऐसे कट्टर आतंकी संगठन है। यमन में हूती जो ट्राइब है उनके समर्थन का आरोप लगता है ईरान पर। ऐसे करके चारों तरफ से इजराइल को घेरने की जो कवायद है, यही हूती, यही हिजबुल्लाह, यही हमास मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं। और यही प्रॉक्सी वॉर को एक बार में, मतलब एक लंबे वक्त से इसे झेलने के बाद, ईरान को बार बार चेतावनी देने के बाद, अब इजराइल का जिसके कहते हैं सब्र का बांध टूट चुका है और तब उसने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो गाजा में है, हूती विद्रोही हो यमन के, इराकी शिया मिलिशिया हो, ये सब शामिल बताए जाते हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका क्यों कूद सकता है इसमें? तो ट्रंप का जो पोस्ट आया है और बीच दौरे में G7 में कनाडा से उनका वापस लौटना एक संकेत है। ईरान का तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो जाना, आप सोचिए, अमेरिकी दूतावास पर तेल अवीव में हमला हुआ है। ऐसे में इससे भी छन्नाया हुआ है, गुस्साया हुआ है अमेरिका। और प्रसार संधि से बाहर निकलने की जो कोशिशें हैं अमेरिका का इजराइल के साथ मजबूत गठबंधन, क्योंकि वो इजराइल का साथ देता है इन मुद्दों पर अमेरिका। इसी के साथ संधि के बावजूद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रख रहा है। और जो ये प्रॉक्सी समूहों का खतरा है ईरान की तरफ से, इसकी वजह से भी अमेरिका इस पूरे मामले में आगे कूद सकता है। मैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए इजराइल का स्टेक सबसे हाई है इस वक्त, लेकिन उससे भी पहले मैं पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि अभी पूरा विश्व जानना चाहता है कि अमेरिका क्या करेगा। क्या इस जंग में अमेरिका सीधे कूद सकता है या वो अपने देश के हितों को देखते हुए दूर दूर से ही मतलब सपोर्ट की बात करेगा? कि आपको क्या, व्हाट इज इन ट्रम्प्स माइंड, जो कि शायद विश्व का सबसे मुश्किल सवाल है। इसका जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी नजर में, चूंकि आप उस पार्टी से हैं, क्या समझाएंगे?
थैंक यू सो मच अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट के लिए भी। अब देखिए, there's a lot of फ्रैक्शन जो रिपब्लिकन पार्टी में दिखाई दे रहा है। ये तारीफ के समय भी दिखाई दिया, H1B के डिस्कशन में भी दिखाई दिया, अब ईरान की जो मसला चल रहा है उसमें भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको समझाती हूँ बहुत सरल भाषा में। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, एक महा जो है सेक्शन ऑफ मागा, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन जो सेक्शन है, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, दिस somehow became very Islamic, somehow they went, they don't want any war, हमें किसी को भी war पसंद नहीं है, बट महा की जो एजेंडा चला रहे somehow they are Palestine focused, they don't want another war। एंड somehow मुझे ये लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट आए थे मुस्लिम कम्युनिटी से इलेक्शन के दौरान, आपने देखा होगा इमाम ऑफ मिशिगन एंडोर्स किए थे पार्ट्स ऑफ अमेरिका मुस्लिम कम्युनिटी। मुझे लग रहा है कि दोज मुस्लिम कम्युनिटीज एंडोर्समेंट केम विद सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, सम काइंड ऑफ टैग्स लेके आए। तो अभी जो आपने देखा है कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये इजराइल को अटैक हमारे दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अस एंड स्टफ लाइक दैट, बट लेकिन अभी वो जिस हड़बड़ाहट से निकले हैं और जो बार बार वो पोस्ट कर रहे हैं, मतलब आप उनका अभी का भी जो लास्ट पोस्ट है उसको आप एक बार खोल कर देखिए, हमारे दर्शकों को भी हम बताएंगे कि क्या उस पर लिखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है वो हमें दिखाना चाहिए अपने दर्शकों को। ये क्या दिखा रहा है, ये जो अर्जेंसी वो क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, वो आप हमें बताएं कि इसमें क्या वो बताना चाह रहे हैं। अगर आप 3 लाइन में इसको जरा समझाएं हमें। उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि ईरान शुड नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन, और वो न्यूक्लियर वेपन खत्म करने के लिए कोई भी जरिया आजमा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम क्या करेंगे, मतलब वो क्या कर सकते हैं, यही तो सवाल है। ये तो हम जानते हैं, इजराइल भी नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता, इन दोनों को देशों को छोड़िए उनके कई पड़ोसी नहीं चाहते। मतलब ईरान इज एन इररिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर वो रखता है, ऐसा मानने वाले अनेकों मुल्क हैं विश्व में, लेकिन करेंगे क्या करेंगे? देखिए मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ ना, पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ ना, पार्टी मुझे कह रहे कि ये भाषण देना है, मैं अपनी तरफ से एनालाइज करके ये बोल रही हूँ कि ये रेजीम चेंज ऑपरेशन इज इनएविटेबल, शाह आने वाले हैं। और रेजीम चेंज होने के बाद भी मैं ये देख रही हूँ कि ऑब्वियसली यूक्रेन के समय में भी आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप एज वेल एज अमेरिकन entities were actually focused on the minerals of Ukraine. Similar things is going to happen in Iran also. Iran is one of the richest mineral rich 10 most richest mineral rich countries में पड़ता है। और obviously आपको पता है कि 1908 में फर्स्ट कंट्री जो मिडिल ईस्ट में ऑयल डिस्कवर किया था दैट वाज ईरान, पर्शिया। तो ये जो होने वाला है इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक। ऑब्वियसली अमेरिका अभी देखिए, ये व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आया है, व्हाइट हाउस का भी ये स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज ऑलवेज बीन क्लियर, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। इसका क्या अर्थ हम लगाएं, इसका क्या अर्थ आप लगाएंगे सज्जनहार जी? ये अभी की पोस्ट है, इसको हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। इसमें व्हाइट हाउस की तरफ से ये डाला गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी क्लियर। ये तो समझ में आ रहा है अमेरिका चाहता नहीं है कि वहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो ईरान की, लेकिन करेंगे क्या? जो वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं G7 छोड़कर, उसका क्या अर्थ है सज्जनहार जी? जी बहुत धन्यवाद अंजना मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए मेरे विचार से जो राष्ट्रपति ट्रंप का इसमें स्ट्रैटेजी है वो है प्रेशर में डाला जाए ईरान को, जो वो जल्दी से जल्दी कोई ऐसी अग्रीमेंट साइन कर ले, न्यूक्लियर डील साइन करे, या इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, जिससे कि हमेशा के लिए वहां पर एनरिचमेंट का जो भी प्रोसेस है उसको खत्म कर दिया जाए। अगर उनको ऊर्जा के लिए वो एनरिच यूरेनियम चाहिए अप टू अ सर्टेन लेवल, तो वो उनको बाहर से दिया जा सकता है, ये डिमांड है। यही रिक्वायरमेंट थी जब उनकी बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका की, तो उनकी यही रिक्वायरमेंट थी जो आप अपने यहाँ पर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ईरान की जो मांग है, जो मैं एनरिचमेंट करूंगा, मुझे वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं चाहिए, परंतु अपने लिए मुझे जो पावर चाहिए, न्यूक्लियर पावर चाहिए, उसके लिए मैं एनरिचमेंट अपने आप करूंगा, मैं किसी के सुपुर्द नहीं करूंगा। तो यही मसला है, यही मुद्दा है, और मेरे विचार से वो उसके ऊपर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं,
जो जल्दी करो, ये अग्रीमेंट साइन करो, नहीं तो तुम्हारा जो हश्र होने वाला है वो बहुत ही बुरा होगा। अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है नतान्ज में, और तुम्हारे 20-30 जो भी टॉप जनरल्स थे, टॉप साइंटिस्ट थे, सबको उड़ा दिया गया है। परंतु आगे चलते हुए वहां पर तेहरान में और किरमनशाह, शिराज, इस्फहान, ये सबको एकदम ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी चेतावनी वो ईरान को दे रहे हैं। और यहीं से पूरी बात आगे जाती है। अगर वो बार बार ये कह रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि डॉक्टर वाहिल अवाद साहब अब आप इसको डिकोड करें, उसके बाद से मैं बेनी बेंजामिन जी के पास जाऊंगी। बेनी बेंजामिन जी आपके पास ही आ जाते हैं। बड़ी तस्वीर आपको क्या दिख रही है? मतलब इजराइल किस हद तक इसमें जाएगा? क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा तो लगता नहीं कि ईरान झुक जाएगा। और जो कमिटमेंट चाहते हैं ट्रंप, जो बार बार वो खुद भी पोस्ट कर रहे हैं, व्हाइट हाउस से भी कहलवा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कमिटमेंट इतनी आसानी से मिल जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे? किस हद तक जाएगा इजराइल? इजराइल को मांगता है क्या देयर विल बी नो क्लियर पावर विद ईरान। इफ यू वांट अ न्यूक्लियर पावर, जो आपको न्यूक्लियर मांगता रहेगा तो एटलीस्ट 5% to 10% इज ओके। बट ये तो 80% के ऊपर हो गया। दैट मीन्स दे आर नॉट सर्चिंग फॉर न्यूक्लियर फॉर पीसफुल, दे आर यूजिंग इट फॉर वॉर के लिए मांगता है। बेनी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें, मुझे एहसास है आप जितनी हिंदी बोल पाए। जी जी बोले सर। मेरी हिंदी, I was born in India. I speak very much Marathi and Hindi, but when I'm speaking to you all, I get a little bit mixed up because I'm more than 60 years over here. I was a small boy when I came to Israel. So in short, मैं जो बोलना है आपको, तो जो इजराइल ने चालू किया है, it is nothing for getting any chemicals from there or anything that we are searching from Iran. We don't have any problem. हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ईरान के पब्लिक के साथ। हम लोग को खाली एक ही प्रॉब्लम है, और रिजीम जो ईरानियन रिजीम है। और ईरानियन रिजीम ने पहले से ही चालू किया क्या दे विल डिस्ट्रॉय, उन लोग इजराइल को खत्म कर देंगे। और उन लोग ने ये भी किया है क्या, उन लोग ने एक वॉच लगाया है तेहरान में क्या दिस विल बी द टाइम ऑफ द डे, दिस इज द टाइम एंड अ डे वेयर इजराइल कभी रहेगा नहीं उधर। तो ये पहला चालू हो गया। और फिर बाद में हम लोग ने देखा क्या दे आर डूइंग, जो न्यूक्लियर पावर का उन लोग सोच कर रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ा आई मीन वी ऑफ कोर्स इन नॉट अ हाउ टू से इन द सेफ साइड। तो हम लोग ने हम लोग ने बहुत सारे टाइम उन लोग को बोला कि बाबा डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, बट उन लोग के क्या सुना नहीं। अमेरिका ने भी उन लोग के पास आए, उन लोग की नेगोशिएशन करे। 60 दिन दिए तो उनको 60 दिन से 61 दिन हो गया। हम लोग ने चालू किया बिकॉज हम लोग को मालूम है कि ये बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार ईरानियन रिजिम के हाथ में आएंगे, ऑटोमेटिकली उन लोग के प्रॉक्सिस को जाएंगे। और एक बात है क्या, यूएन के IAEA उन लोग ने भी बताया क्या दे आर ओवर द टाइम। हाँ, ये हम दिखा भी रहे हैं कि ये जो तीनों जगह पर, चाहे उनका नतान्ज वाला न्यूक्लियर प्लांट हो या फिर इरफान वाला जो हो, इस्फहान वाला, फोर्डो वाला, बुशर और अराक। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ, जो ईरान के शीर्ष अधिकारी का बयान है, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान को मिलकर एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए, इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए, इस युद्ध को इस्लामी जगत में एकजुट होने से जीता जा सकता है। इस पर किस तरह से क्या नजरिया आप रखेंगे? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान भी, हमने ख्वाजा आसिफ का बयान सुना है, वो खुलकर ईरान के समर्थन में खड़ा है। वो यहां तक कहता है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया तो हम इधर से, क्योंकि पाकिस्तान ही एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, वो कहते हैं कि हम इजराइल पर हमला करेंगे। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? अगर मुस्लिम बिरादरी, अगर इस्लाम धर्म के नाम पर ये मजहब जुड़ते हैं और ऐसा एक कॉन्ग्लोमरेट बनाते हैं, वो कितना बड़ा चैलेंज होगा? वो इजराइल का चैलेंज ओनली वो जो चैलेंज बोल रहे हैं आप, वो खाली इजराइल का नहीं है, वो वर्ल्ड का चैलेंज है। बिकॉज इस्लामिक वर्ल्ड, उन लोग को एक दिन इस्लामिक वर्ल्ड बनाना है। ये तो खुला बोलते हैं, जिधर जाओ उधर बोलते हैं। कनाडा के में आदमी लोग को सुना क्या बोलते हैं कि कल हम लोग शरिया लॉ लेके आएंगे कनाडा में। न्यूयॉर्क के बोल रहे हैं सेम थिंग।
और जिधर जाते हैं उधर बोल रहे कि हम लोग शेरिया लॉ करेंगे। तो हम लोग क्या, इतना जो छोटा सा कंट्री, हम लोग को बोल नहीं भी सके उसके अंदर। एंड उन लोग करने वाले हैं, वो हम लोग को मालूम है, और एक दिन होने वाला है ये भी मालूम है। पर ये अपना अक्का दुनिया किधर सोई है अभी तक मेरे को नहीं मालूम। जनरल कुलकर्णी, आपकी राय अब मैं जाती हूँ, ये कहां तक आपको एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है? आप इसको मतलब, और क्या वाकई अमेरिका कूदेगा इस जंग में, या पीछे से ही ये जो धमकियां आ रही हैं वही चलता रहेगा? ईरान को आप जरा सा भी मतलब ऐसा मानते हैं कि वो तैयार होगा इस बात के लिए, ऐसी जंग पे? क्या मुस्लिम वर्ल्ड में एक कंसेंसस बन सकता है? आप इसको कैसे आगे बढ़ते देख रहे हैं? अंजना जी धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ऑपरेशन का नाम देखिएगा, राइजिंग लायन। राइजिंग लायन का मतलब क्या है कि जो झंडा था पहला ईरान का, वो झंडा वापस आएगा। और ये जो ईरान का आज का झंडा है जिसके अंदर एक मजहब दर्शाता है, वो हट जाएगा। तो पहले झंडे में क्या था, एक लायन था और सूरज था। तो अभी इन्होंने जो ऑपरेशन का नाम दिया है वो दिया है राइजिंग लायन, यानी कि तख्ता पलट। ये जो रजीम है इसको उन्होंने बदली करना है। दूसरी बड़ी बात जो कहा बार बार इजराइल कहता आता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करता है उसे ये लगता है कि ईरान ने क्यों कोई न्यूक्लियर बम चाहता है। शुरुआत से 1979 से, जब से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आए हैं ईरान के अंदर, वो क्यों चाहते हैं? उनको ये लगता है कि जैसे अभी भी आप जो दिखा रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है, वो ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जितनी सरकारें हैं वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सबके सब यूएसए की तरफ उनका झुकाव है और फलस्तीनियों को कोई साथ नहीं दे रहा है। तो वो फलस्तीनियों को साथ देते हैं अपने आतंकी संगठनों के द्वारा। और आतंकी संगठन चाहे ईरान 2000 किलोमीटर दूरी पर हो, लेकिन उससे हमास और हिजबुल्लाह को बिल्कुल ही उनके दरवाजे पे खड़ा कर रखा है। और लगातार आप देख ही रही हैं कि पिछले 1.5 साल से क्या हो रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, या इजराइल हमास या इजराइल हिजबुल्लाह, तो सबको मालूम है। तो ये जो आतंकी संगठन तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को लेकर के इजराइल का। अब तीसरी बड़ी बात जो IAEA कह रहा है बार बार कि ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जैसे आपने बिल्कुल पैनल से बिल्कुल ठीक कहा कि 5% से अगर कम है तो न्यूक्लियर पावर की कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लिए तो मदद शुरुआत से ही यूएसए करता है, अमेरिका मदद करता है ईरान की, इजराइल मदद करेगा ईरान की, और करता है। 1948 से लेकर के 1979 तक इजराइल और ईरान सगे थे, बहुत जिगरी दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आज काफी कुछ जो ईरान में है उसकी काफी कुछ इजराइल ने उनकी मदद की है। तो अगर 5%, अगर 20% इन्वेस्टमेंट करते हैं यूरेनियम का, तो वो रिसर्च के लिए काम आता है, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर में काम आता है। लेकिन जब 60% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर बम बनाना उसकी नीयत है, और वो जो नीयत अगर वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत दिक्कत है, जिससे कि खतरा सिर्फ इजराइल को नहीं पूरे विश्व को होगा। अब विडंबना ये है कि पाकिस्तान तो कहता है उसने इस्लामिक बम बनाया है, तो अगर उसने इस्लामिक बम बनाया है और ईरान कहता है ये इस्लामिक बम इस्तेमाल करेगा, लेकिन पाकिस्तान के खुद के मंत्री कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो विडंबना है, ये क्या ये इस्लामिक बम था या ये एंटी हिंदू बम था? तो ये भी देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने एंटी हिंदू बम बनाया है तो ईरान की क्या बनाने के लिए लगा हुआ है पीछे? तो वो भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आता है कि ईरान क्यों चाहता है। दूसरी बड़ी बात जो है सेंट्रीफ्यूज को लेकर के, 1 लाख सेंट्रीफ्यूज चाहिए, और जिस तरह से देखा नताश 50,000 सेंट्रीफ्यूज है, और उन्होंने बिजली बंद कर दी। आप भी खुद कह रही है बिजली और पावर के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ है, उससे क्या हो गया, 20,000 सेंट्रीफ्यूज तो ईरान के सिर्फ नताश में खत्म हो गए, क्योंकि जब तक बिजली पैदा नहीं होगी तब तक ये घूमेंगे नहीं। और ये जब तक इस पर आपको मैं एक सेकंड होल्ड करना चाह रही हूँ। देखिए, 2 बातें जो आपने कही हैं जनरल कुलकर्णी, एक तो ये बात भी सच है कि इशाक डार ने इसको पार्लियामेंट में वहां एकदम डिनाई कर दिया कि हम कोई बम नहीं फोड़ने वाले हैं, हम ये इजराइल पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ही वो थे जो बार बार न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम अपने भाई के लिए कुछ भी करेंगे। तो वहीं पे 2 लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट इस पर कर रहे हैं। बट कमिंग टू नतान्ज, ये जो हम लोग दिखा रहे थे शुरू में ग्राफिक्स, वो दिखा दीजिए। नतान्ज में जो इनका न्यूक्लियर बेस है, उसमें जो अंडरग्राउंड हिस्सा है, जो जानकारी मिल रही है, उस अंडरग्राउंड हिस्से में बिजली सप्लाई खत्म होने से जो सेंट्रीफ्यूजर्स यूरेनियम को एनरिच करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें गड़बड़ी आती है। ये सैटेलाइट इमेज भी उसकी है जो हर जगह डाली गई है। ये कितने दिन का डैमेज है? और ये क्योंकि वहां पर रेडिएशंस तो नहीं हो रहे हैं, ये बताया गया है कि इसका रेडिएशंस तो ऐसा नहीं है कि डैमेज हो रहा है, अंडरग्राउंड था। लेकिन
इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कितने दिन का डैमेज है, क्या हमेशा के लिए है या वापस वो कुछ महीनों में फिर से रिवाइव हो जाएगा? देखिए 25 साल से लगातार इजराइल जो है ईरान के या तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने में लगा है या उनके टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने में लगा है, और इस बार उन्होंने वाकई तकरीबन टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बर्बाद कर दिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन बर्बाद कर दिए, एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया, और आज पूरा का पूरा एयर डोमिनेशन जो है तेहरान के ऊपर किसका है? ईरान का। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जहां कहां इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है इतने गहरे हैं, इतने अंडरग्राउंड है कि उनको बर्बाद करना इजराइल के बस की बात नहीं है। उसके लिए उनको B-52 बॉम्बर से 30,000 पाउंड के बम चाहिए जो इनके ऊपर बरसने हैं, और वो बरसेंगे। जो आप सवाल पूछे थी क्या अमेरिका कूदेगा, अमेरिका कूदेगा नहीं, अमेरिका कूद गया है, उसे डालने हैं तो आज रात को डाले या कल सवेरे डाले, या अपने प्रोग्राम के खत्म होते हुए डल जाएंगे, क्योंकि वो जब तक 30,000 पाउंड के बंकर बस्टिंग बम नहीं गिराएंगे B-52 के द्वारा, तब तक ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है बहुत डीप अंडरग्राउंड है, उनको नुकसान नहीं पहुंच सकता है। और जहां तक कि नताज का हाल है तो वो बिजली के कारण हुआ, बाकी जो ये है फोर्डो है, किसान है, यहाँ पर न्यूक्लियर इंडस्ट्री इतना गहरा है कि जब वो बम नहीं गिरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब ये कब हो सकता है? या तो बम गिराने से होगा, या तख्ता पलट, या फिर बार बार जैसे ट्रम्प कह रहे सरेंडर करो। सरेंडर करो मतलब जैसे ही खामेनी सरेंडर करते हैं बाहर के ट्रुप अंदर आएंगे और वो ट्रुप इन सारे इलाके को कब्जा करेंगे, और जिस प्रकार से इजराइल ने सीरिया से 2007 में उठा करके ले गए थे रेडिएशन, वैसे यहाँ से भी सारा का सारा लेकर के चले जाएंगे, जिससे कि ईरान सोचता होगा तो उससे नपुंसक फिल्म बना दिया, उनका जो न्यूक्लियर लग रहा था उसके कारण की शक्ति मिलेगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान ने जिस माफिक जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है ईरान का भी नुकसान होगा, लेकिन पलटवार जो ईरान ने किया है टेलीविजन के ऊपर जो आज तक नहीं हुआ संजना जी, वो काबिल तारीफ कहूंगा कि बहुत नुकसान पहुंचा है टेलीविजन ने आज की तारीख में। बिल्कुल। सिपरी जनवरी 2025 का जो 9 न्यूक्लियर संपन्न देशों की बात है अशोक सज्जनहार जी, मैं वहां पर अब आना चाहती हूं, क्योंकि अगर रूस के पास सबसे ज्यादा है लगभग 5,459 परमाणु हथियार, अमेरिका 5,177 पर नंबर 2 पर है, चीन के पास 600 है, फ्रांस के पास 290 है। ये देखिए रूस का नंबर आ गया, अमेरिका का नंबर आ गया, इसके बाद दिखाइए चीन 600। चीन जिस गति से बढ़ रहा है वो इंडिया के लिए भी बहुत चिंता की बात है, मतलब लगभग 100 वो ऐड कर रहे हैं अभी 1-2 साल से। इधर यूके 225, 180 भारत। आप इसको किस हद तक एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं अशोक जी? देखिए जो आपने ये नंबर बताए हैं तो नंबर का तो महत्व है, परंतु इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो जनरल साहब हैं, कुलकर्णी साहब हैं, ये बताएंगे इसमें जो न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस, इट इज नॉट अ वेपन ऑफ अटैक। क्योंकि एक बारी अगर किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो जिसे कहा जाता है उसका अंत मैड होगा, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। तो अगर किसी में सुसाइडल इंटेंशंस हैं तब तो वो ये न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज सुसाइडल इंटेंशंस नहीं है तो कोई इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। वो केवल इसको दूसरे को डराने के, धमकाने के और ये कहने के लिए जो आप आगे और मत काम करिए, इसका आप प्रयोग मत करिए, तो केवल वो एज अ डिटरेंस उसका प्रयोग हो सकता है। दूसरी बात देखिए, जहां ईरान की बात है, जो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स अपना डेवलप करे, इनरिचमेंट करे, उसमें पूरे विश्व का ये मत है, भारत का भी यही मत है, जो ये ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ये परमाणु अस्त्र ईरान के पास और जिन देशों के पास है ठीक है, परंतु इसको हमें अगर पूरे विश्व में स्टेबिलिटी लानी है तो फिर इसका और ईरान के पास नहीं आना चाहिए और किसी देश के पास आना नहीं चाहिए। ये मेरे विचार से पूरे विश्व का मत है। जब देखिए JCPOA भी हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा और सभी देशों ने किया था, तो उसमें भी यही था, जो ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, वो केवल इनरिचमेंट करेगा अप टू अपनी जो
उसके उसके ऊपर वो रोक लगाएगा, बंधन लगाएगा, और केवल जो ऊर्जा के लिए चाहिए। परंतु अब राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल जो है, उनकी ये मांग है जो वहां पर बिल्कुल भी ईरान में बिल्कुल भी एनरिचमेंट नहीं होने दिया जाए, नहीं तो नहीं मालूम जो ईरान कैसे कहीं पर। ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान एक बार फिर से आ रहा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान के परमाणु हथियार नहीं हो सकता, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, इसकी इजाजत नहीं है। बाकायदा व्हाइट हाउस हो, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज ऑलवेज बिन क्लियर, और ये साफ साफ अब व्हाइट हाउस की भी तरफ से कहा जा रहा है। मतलब एक जो पूरा अर्जेंसी इस मामले में इसके बाद आ गई है। अशोक जी, आप 2-3 लाइनों में अपनी बात की पूरी कीजिए, और इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाह रहे हैं, क्योंकि मतलब अब सब जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि ऑलरेडी अमेरिका घुस चुका है, पर डर तो सबको ये लग रहा है ना कि क्या पूरे मिडिल ईस्ट में मतलब एक वॉर जोन बन जाएगा, ये लोगों के मन में आशंका। अशोक जी, बात पूरी करें। देखिए, मैं अंजना जी काफी हद तक जनरल कुलकर्णी से सहमत हूं। जो अमेरिका इसमें घुस चुका है, क्योंकि अमेरिका की इजाजत के बिना इजराइल का ऐसे हमला करना बहुत मुश्किल मुझे लगता है। परंतु वो प्रोएक्टिवली नहीं घुसा है, और वही वो चेतावनी देता आया है ईरान को, जो अगर हमारे किसी भी एसेट्स पर जो मिडिल ईस्ट में है, हमारे किसी भी सैनिकों पर जो मिडिल ईस्ट में है, 50-60 हजार जो हमारे सैनिक हैं, उनके ऊपर हम तो फिर अमेरिका पूरी तरीके से एक्टिवली प्रोएक्टिवली इसमें शामिल हो जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो ईरान ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं काम किया है अमेरिका के विरुद्ध, वो चाहे अपनी कमेंट्स देते रहे हों, जो अमेरिका भी इन्वॉल्व है, अमेरिका इक्वली। ठीक है सर, आपकी आवाज बार बार कट रही है। मैं चूंकि आप शायद मुझे लग रहा है कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप रुक जाते कहीं बैठ कर देते तो ज्यादा अच्छा हमारे दर्शक सुन पाते। पूर्णिमा जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। अगर व्हाइट हाउस बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से स्पष्ट रहे हैं ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, वो कह रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने कभी भी अपने इस रुख पर वो अड़े नहीं रहे कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कभी भी ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये वचन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान और चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार दिया। इन सब बातों का मेंशन उसमें किया गया है। जी, क्या करना चाह रहे हैं? एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं कुछ चीजों से मैं समर्थन करती हूँ जो हमारे पैनलिस्ट ने बताया। एक इस्लामिक जो कैलिफेट बनाने का जो एजेंडा है ईरान का, ये तो साफ साफ है, दिखाई देता है। सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर इंडियन हिंदूज एज वेल, फॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट्स जूस का सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, हिंदूज का भी प्रॉब्लम है, क्रिश्चियंस का भी प्रॉब्लम है। ये एज ए वर्ल्ड अगर हमें पीस ही चाहिए, ये कोई भी एंटिटीज के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए जो कॉन्क्वेस्ट ड्रिवन है। इंडिया के पास है, वो डिफेंसिव मोड में है, वो जाके अटैक नहीं करता, तो इंडिया के पास होना चाहिए। जो कॉन्क्वेस्ट ड्रिवन है जैसे ईरान है, वो उनके पास होना नहीं चाहिए। ये मैं भी एग्री करती हूँ। मेरे ख्याल से जो सेन माइंड है, जो सेन वर्ल्ड है, वो एग्री करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, 1979 की जो सिचुएशन हुआ है, उसमें रिवोल्यूशन हुआ है, उसमें यूएस एम्बेसी का हॉस्टेज किया गया है, लोगों को 1 साल तक वहां पे रखा गया है, आपको पता ही है। उसके बाद जो ईरान और अमेरिका का डिप्लोमेसी टाइज वाज कंप्लीटली शैटर्ड, तब से ईरान को एक एनिमी स्टेट घोषित किया गया है। अभी क्या होगा, ऑब्वियसली रेजिम चेंज जो होने वाला है, इट्स इनएविटेबल आउटकम ऑफ दिस इज बेसिकली ए रेजिम चेंज ऑपरेशन। अब इजराइल कभी भी ये कदम नहीं उठाते अगर यूनाइटेड स्टेट्स साथ नहीं देते। अब नेतन्याहू ने नेता विपक्ष से मुलाकात की है, तो इजराइल के अंदर भी जो जबरदस्त सुगबुगाहट इस वक्त चल रही है, वो साफ संकेत मिल रहे हैं। नेता विपक्ष लैपिड से मिले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। किस तरह का फैसला इस पर लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए इजराइल जैसा मुल्क, यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति में पूरा देश गिरता है तो वहां पर प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष मिलकर आगे की रणनीति बना रहे होंगे, क्योंकि आखिर बात इजरायली जनता की है।
और ऐसे में जिन मुल्कों से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसका अपना अस्तित्व की लड़ाई रहती है हमेशा। और उस अस्तित्व की लड़ाई में इजराइल जिस तरह से आगे बढ़ता है, अपने आप को कायम रखना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इजराइल में कई लोग, अगर आपको देखिए, आप दोनों पक्ष की तरफ के एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे तो कई लोग ये कहेंगे कि जिस तरह से ईरान में आप न्यूक्लियर पावर खोज रहे हैं, वैसे ही एक वक्त पर अमेरिका इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोज रहा था। ये सब निरर्थक बातें हैं, युद्ध में झोंकने, युद्ध में आगे बढ़ने की स्थिति है। लेकिन इजराइल के नजरिए से अगर आप देखिए तो उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हर बार ऐसा उठता है, एक अपने अस्तित्व की लड़ाई ऐसी बनती है जब जब वो इन मुल्कों से जिनसे घिरा हुआ है वो उस पर बमबारी करते हैं या प्रॉक्सी वॉर छेड़ते हैं। और यही हम बार बार आपको जो मैप दिखा रहे हैं उसमें यही है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, इन सब के जरिए लगातार ईरान पर आरोप लगता रहा है कि वो एक प्रॉक्सी वॉर इजराइल के खिलाफ। और बेनी, इस पर मैं आपसे चाहती हूँ एक रिएक्शन, क्योंकि अब नेता विपक्ष से अगर वो मिल रहे हैं, इसके क्या संकेत समझे हम? बेंजामिन नेतन्याहू नेता विपक्ष से मिले हैं। बिबी नेतन्याहू को कंप्लीटली सपोर्ट है फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम राइट विंग एंड लेफ्ट विंग, दोनों साइड से उन लोगों को फुल सपोर्ट है। और इसके लिए ही उन लोग को बुलाते हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी है उन लोग को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उन लोग को प्लान बताते हैं, अगला का प्लान क्या है, काय के लिए क्या। उन लोग ऑल्सो दे विल बी इन टच विद ऑल द व्हाट इज हैपनिंग। जो कुछ हो रहा है इसराइल में सबको मालूम है, एटलीस्ट 90% ऑफ द पार्लियामेंट, उन लोगों को सबको मालूम है इसराइल क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। बिकॉज ये डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड वी मस्ट बी ओपन फॉर ऑल दी थिंग्स। अबाउट जो ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, 1978 से उन लोग ने पहला हमला किया था हमारे एम्बेसी पर अर्जेंटीना में, और आईजीएसए में किया था हमला। वो पहला हमला उन लोग ने किया था। उन लोग को दे से दैट दे आर नॉट, उन लोग आतंकवादी नहीं है, तो फिर व्हाई दे आर डूइंग दिस, काय के लिए करते हैं। फिर बाद में उन लोग ने हमास को मदद की, हिजबुल्लाह को मदद की, हुती में अभी तक हम लोग को बॉम्बिंग कर रहे हैं। कल अभी 2 मिसाइल्स हमारे को यमन से आए। और हम लोग की कंट्री 600 किलोमीटर लॉन्ग एंड 60 किलोमीटर ब्रॉड, इतना ही कंट्री है। और टेल अवीव हमारे कैपिटल नहीं है, हमारा कैपिटल जेरूसलम है। तो वो जो कैपिटल जो टेल अवीव है, बॉम्बे इज बॉम्बे लाइक बॉम्बे, इट्स हाउ टू से हब ऑफ बिजनेस। और जो जेरूसलम है वो हमारा कैपिटल है। तो वो हमला करते हैं खाली टेल अवीव पर, बिकॉज उन लोग को मालूम है कि वो हमारा बिजनेस हब है। तो उसके लिए मैं तो बोलता हूँ ना, क्या यू डोंट नीड एनीथिंग टू बी मेक पीस, यू डोंट नीड न्यूक्लियर बॉम्ब, यू नीड ओनली अ स्मॉल पेन टू साइन एंड मेक अ पीस, दैट्स ऑल। एंड कोई मरेगा नहीं कौन से साइड में। Also the Iranian people, if you talk about 80% of the majority people, they don't want this regime in Iran. So we are not trying to change the regime. We don't have any problem the regime will be there, but we don't want the nuclear bomb. That is very clear. If US आएंगे बीच में, नहीं आएंगे बीच में, हम लोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जो हम लोग वॉर में हैं, बेनी साहब, बीते दिन से लगातार रिजीम पर ही तो हमला करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो कहते हैं कि मुझे ईरान की जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रिजीम से प्रॉब्लम है, इस रिजीम को हटाना है। तो रिजीम चेंज की बात तो वो खुलकर करते रहते हैं। और साथ ही एक और सवाल ऐड कर रही हूँ, ये तेल अवीव में भी बहुत ज्यादा नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं, उसका सच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तेल अवीव में भी नुकसान थोड़ा हो गया है इंडिया यूएस एम्बेसी को। बट जो नुकसान हो गया है वो बतियाम में हो गया है, पेतह तिकवा में हो गया है, दिस इज द नेबरिंग सिटीज, इट नॉट इन तेल अवीव एक्चुअली। सो दैट आल्सो आई कैन टेल यू। और दूसरी बात मींस आप बोले ना रेजिम को ये कर रहे हैं, तो रेजिम को समझा रहे थे के खिलाफ तो वो खुल के बोलते रहे हैं और उन्हीं के सपोर्टर्स हैं। हाँ, तो रेजिम चेंज की जो ईरान को बोल सकते हैं तो हम लोग काय को नहीं बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, ट्रम्प ने बोला था हमको कि भाई हम लोग से 60 डेज के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं, तुम लोग चुप बैठो। हम लोग चुप बैठे। 61 दिन के बाद ऑफ कोर्स परमिशन मिली रहेगी, मेरे को तो नहीं मालूम, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। आई एम बिलोंगिंग टू वन ऑफ द पार्टीज, बट आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जो परमिशन मिली वो परमिशन हम लोग लेके अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे तरफ से तो कुछ फर्क नहीं आएगा। हाँ, जनरल कुलकर्णी, जल्दी से सम अप करिए, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए किस तरफ जा रहा है। लोग
बहुत डरे हुए हैं, चिंता है, सबको लग रहा है न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप इसको सरल तरीके से आने वाले दिनों में क्या हो सकता है समझाइए। अंजना जी, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, न्यूक्लियर इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस, नॉट अ वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वेपन ऑफ, लेकिन अगर वो गलत हाथ में पड़ जाए, जैसे कि अगर ईरान ने या कहीं पर भी कट्टरपंथी, तो जैसे इसराइल के बेनी साहब कह रहे हैं, इसराइल से ईरान जो है 75 टाइम्स बड़ा है, 75 टाइम्स बड़ा है, और आबादी 10% है जो ईरान की है। तो अगर कोई वक्त सर इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।